हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए अभी ना हम बात कर रहे होंगे आपसे, जो आपने एक देखा होगा बीएड मान्य है उस पर भी, उसके बाद में कुछ बिहार पे जो रिजल्ट किसका पहले आएगा, किसकी पहले डीवी होगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और भी एनईपी 2020 से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होंगे आपसे, जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन सबको शेयर करके। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे ये पोस्ट देखी होगी, हमने भी इवन ये पोस्ट की थी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था इस वाले बैनर के माध्यम से कि जो सिलेक्शन ऑफ द टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो क्लास 1 to 5th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कहा डीएलएड, बीएड और बीएलएड वाले मान्य हैं इस बैनर के अनुसार। ठीक, तो भाई लगा कि अरे वाह, इन लोगों ने तो कितना अच्छा फैसला ले लिया। मुझे भी शुरू में यही लगा, लेकिन उसके बाद में जब इस चीज़ को रीचेक आउट किया गया, भाई बैनर तो गवर्नमेंट मतलब बनाएगी नहीं, है ना, वो तो किसी ने बनाया होगा। लेकिन जब असम के एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, जब आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो उनके ट्विटर हैंडल पे आपको कुछ ट्वीट्स दिखेंगे और यहीं से वो पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। क्या, देखिए ये असम के जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ट्वीट है कि असम कैबिनेट हैज़ चेंज द लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। द वेटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी 5% हायर सेकेंडरी, 10% ग्रेजुएशन, डीएलएड 5%, टीईटी आपका 80%। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम नहीं होगा मेरिट बेस पे। ये चीज़ इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताई। फिर इन्होंने एक ट्वीट किया और बोला कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पर इन्होंने लोअर प्राइमरी लेवल यानी कि 1st to 5th की बात नहीं की है। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया है कि बीएड वाले अपर प्राइमरी लेवल के लिए मान्य हैं, तो ये तो वही बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था सेम एज इट इज़। तो यहाँ पर फिर मैम इन्होंने क्यों बात कही, हमने कहा अब ये मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है? अब ये तो वो मतलब असम से ही रिलेटेड जो भी जिन्होंने ये बनाया है वही जान सकते हैं। या क्या होता है, कभी कभी लैंग्वेज में टिकटॉक मिस्टेक्स थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं। तो अब ये मिस्टेक है, लेकिन इस चीज़ को पूरे फैला दिया गया कि भैया बीएड वाले प्राइमरी में मान्य हैं। तो अगर इस चीज़ को आप देखोगे तो बीएड वाले भाई प्राइमरी में मान्य होंगे, है ना, असम सरकार के हिसाब से। लेकिन बात सबसे ज़्यादा तो ट्विटर की मानी जाएगी ना, तो उस हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बोला है वो उन्होंने यहाँ पर देख लो साफ साफ क्लियर कर दिया है कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन अपर प्राइमरी लेवल, है ना। तो फिलहाल अब मैम हम क्या करें, हम तो कंफ्यूज हो गए। हमने कहा अभी आप नोटिफिकेशन का वेट करिए, जब असम सरकार का नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें ये सब चीज़ें एकदम क्लियर कट कर दी जाएंगी। एक तो ये बात हो गई। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं पटना की, यानी कि अभी आप ये मत समझो अपने आप को कि प्राइमरी में एलिजिबल हो। जो आप ट्वीट वगैरह कर रहे हैं हैशटैग बीएड इन प्राइमरी, हैशटैग वी वांट बीएड ऑर्डिनेंस एंड ऑल, वो सब आप करते रहिए। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा भी ट्विटर एक हैंडल है, वहाँ पर भी आप जो हमने रिपोस्ट किए हैं जो चीज़ें हैं आप उनको भी रिपोस्ट और लाइक और शेयर जो भी होता है वो सारा कुछ कर सकते हैं, है ना। हालांकि हम ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें बीएड को लेकर के आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन जब तक अब अपना राज्य सरकार, भाई शिक्षा जरूर समवर्ती सूची का मुद्दा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार में अभी सोचो आपकी राज्य सरकार अपना कोई फैसला ले लें, योगी जी कोई बयान दे दे, तो ये अभी असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि देखिए जब तक एनसीटीई की गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी उससे पहले कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस ही सर्वमान्य होंगी। और आप एक बात और बता दें, राज्य और केंद्र, अभी अगर राज्य सरकार कोई फैसला देता है तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत चला जाएगा, है ना, कि मतलब आप जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो जब तक एनसीटीई की गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, कोई भी अभी आप बिहार का ही ले लो, अभी आप सीटेट का ही ले लो, है ना, तो क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें? जस्ट बिकॉज एनसीटीई की गाइडलाइंस नहीं आई हैं अभी तक। ठीक, ये तो दो बातें हो गई। अब ज़रा एक हम आपको बिहार की न्यूज़ कुछ बताना चाहेंगे। पहली बात तो इन्होंने कहा कि पटना शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लिया फैसला। शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग से पहले होगी ट्रेनिंग,
शिक्षकों की नियुक्ति में लग जाएगा 4 से 6 महीने का समय। ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग होगी, यानी कि टीचर की पोस्टिंग होने से पहले उसको एक ट्रेनिंग मिलेगी और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि डीएलएड और बीएड में ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, लेकिन अब जॉब लगने से पहले भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये भी वैसे एक अच्छा कदम है ना। फिर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की DSSB की PRT की वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो अन्य सभी बुकों में श्रेष्ठ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा ये किताब आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है तो समझिएगा बात को। जो आपकी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है उससे संबंधित आपके 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ में दिए होंगे। इस किताब के अंतर्गत आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका व्याख्यात्मक आपको हल दिया होगा। इन केस आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक के साथ क्लियर होगा। इसी के साथ में आपको इसी किताब में 25 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे और इन सॉल्व्ड पेपर में भी आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये आपको हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी आपको क्वेश्चंस और कंटेंट मिलेगा। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि TRE रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग विद इन 11th, 12th, 9th, 10th एंड देन इन प्राइमरी। यानी कि पहले जो 11th और 12th के हैं यानी कि PGT लेवल का पहले वो रिजल्ट आएगा, फिर आपका 9th, 10th जो TGT लेवल का है ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका प्राइमरी वालों का रिजल्ट आएगा। और क्या कहा इन्होंने, ऑल 9 to 12 कैंडिडेट शुड बी रेडी फॉर DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। यानी कि अब आप देखिए कि बिहार में चीज़ें कितने जल्दी और प्रोसेस के साथ में हो रही हैं। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी वहाँ किसी प्रकार की कोई कि एग्ज़ाम लीक हो गया हो या पेपर लीक या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। खैर, तो अब सबसे पहले रिजल्ट आएगा 11th 12th वालों का, 9th 10th वालों का, फिर आएगी बात प्राइमरी पे। और इन दोनों का जो रिजल्ट है ना आते ही उसके बाद में थोड़े सा समय में आपका DV स्टार्ट हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे किसी किसी का क्या होता है, पहले ही हम आपको बता देना, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड में और जिनका मार्कशीट में पता चले नाम नहीं सिमिलर है, डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ और है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है या आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, कोई दिक्कत है, तो DV शुरू होने से पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिएगा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ को लेकर के भी सर ने जो है बहुत सारे अपने टेलीग्राम चैनल, उस पर ट्विटर के अकाउंट से बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और पूरी जानकारी भी दी है अतुल प्रसाद जी ने। ठीक है, उसके अलावा आपने एक खबर ये भी देखी होगी कि हफ्ते में 29 घंटे पढ़ाई और वर्ष में 180 दिन कक्षाएं। ये तो आप लोगों ने पहले से ही पता होगा, NEP 2020 के विषय में पढ़ा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है। इसमें कहा गया है कि स्कूल में नए पाठ्यक्रम लागू होने पर सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि पढ़ाई का भी पैटर्न बदला जाएगा। इसका मुख्य फोकस बच्चों की पढ़ाई के बेवजह दबाव से राहत देना है। यही वजह है कि स्कूलों के लिए जो नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार किया गया है उसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए वैश्विक मानकों के आधार पर पढ़ाई के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत स्कूल में अब हफ्ते में सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई होगी। इसमें सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे और महीने के 2 शनिवार को कुछ घंटे की पढ़ाई होगी। 2 शनिवार को छुट्टी रहेगी। स्कूल के लिए प्रस्तावित इस नए शेड्यूल में बच्चों को प्रत्येक स्तर पर पढ़ाई के दबाव से राहत देने की कोशिश की गई है। NEP के तहत तैयार किए गए इस नए NCF में प्रमुख विषयों की कक्षाओं को छोड़ दें तो प्रत्येक स्टेज पर कक्षाओं का समय अधिकतम 35 मिनट रखा गया है। प्रमुख विषयों से जुड़ी कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्टेज के अनुसार 40 से 50 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पूरी पढ़ाई को रुचिकर और दबाव मुक्त बनाने के लिए स्कूल में पढ़ाई के घंटों में ही हर दिन आपका खेल है, प्रतिस्पर्धा, आर्ट जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। इन गतिविधियों के लिए औसतन हर दिन होने वाली पढ़ाई के घंटों में
से आधा समय दिया जाएगा। स्कूली समय में ही बच्चों को ब्रेकफास्ट लंच के करीब घंटे भर का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक कक्षा के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी रखा गया है। अभी तक स्कूलों का ऐसा शेड्यूल देखने को मिल रहा था जिसमें बच्चों को स्कूल में पूरे समय पढ़ाई में ही डूबे रहना होता था। नई व्यवस्था में बच्चे दबाव मुक्त होकर के पढ़ सकेंगे। एनसीएफ ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई के बोझ से राहत सिर्फ यहीं तक नहीं दी है, बल्कि वर्ष में उनके लिए 10 दिन ऐसे तय किए गए हैं जिनमें उन्हें बगैर बस्ते के स्कूल आना होगा। इन दौरान बच्चों को किताबों की जगह मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा और इस दौरान वर्ष में स्कूलों में सिर्फ 180 दिन ही कक्षाएं लगेंगी। वर्ष में वैसे भी राष्ट्रीय अवकाश सहित ग्रीष्म व शीतकालीन छुट्टियां आदि के चलते स्कूल 220 दिन खुलते थे, यानी कि 220 की बजाय अब 180 दिन खुलेगा स्कूल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना होगा, है ना। और मैक्सिमम आपकी जो क्लास होगी वो 50 मिनट की होगी। जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। फाउंडेशनल स्टेज पर सिर्फ खेल और कहानी की लगेगी क्लास। अब ये क्या है मैम, हमने कहा एनसीएफ में वैसे तो स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर, चाहे वो फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी हो, मिडिल हो और सेकेंडरी, इन पर पढ़ाई का एक शेड्यूल तय किया है, लेकिन फाउंडेशनल स्टेज का शेड्यूल सबसे रोचक है। इसमें बच्चों की कक्षाएं सिर्फ कहानी, विचारों और के आदान प्रदान और खेल आधारित ही होंगी। इन दौरान उन्हें फ्री टाइम भी दिया जाएगा जिनमें उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, वो जो मन में आए वो कर सकेंगे। एनसीएफ की प्रस्तावित योजना के तहत स्कूली शिक्षा का कक्षा 3 से 12वीं तक का नया पाठ्यक्रम भी अगले वर्ष तैयार हो जाएगा। साथ ही अगले शैक्षणिक सत्र पर इस पे अमल होना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, बाकी ये तो एक बहुत ही भयानक खबर थी कि परीक्षा देने के बाद प्रेमी के साथ भागी छात्रा, माँ करती रही इंतजार। ये भी आपका एक केस है ना। खैर, ऐसा ना करें। अब एक खबर आप ये देख पा रहे हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी। 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे माह से बांटना शुरू कर देगी सरकार। 17 लाख स्मार्टफोन वर्ष 2022 के विधानसभा से पहले बांटे गए थे। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें क्या है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेगी। ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे माह से बांटना शुरू कर देगी। स्मार्टफोन बांटने के बारे में बीते मंगलवार को कैबिनेट में फैसला किया गया था। अब आईटी विभाग 15 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराएगा। हाल ही में कैबिनेट ने 25 लाख मोबाइल फोन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए सैमसंग व लावा जैसी कंपनियों का जिम्मा दिया गया है। ये कंपनियां अगले महीने से दूसरे हफ्ते से स्मार्टफोन का वितरण करना शुरू कर देंगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अगले साल जनवरी में आचार संहिता लग सकती है, यानी कि जैसे कि अभी आपका दिसंबर खत्म 2023 खत्म हो जाएगा तो जनवरी में लगभग आचार संहिता लग जाएगी। और ऐसे में संहिता के बाद लैपटॉप स्मार्टफोन का छात्रों में निःशुल्क वितरण संभव नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अब भाई आचार संहिता में तो आप ये बांट नहीं सकते हैं जब लग जाती है। तो अब सरकार के पास 4 महीने बचे हैं, यानी कि जो मिलना होगा आपको वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बचे हैं और इसी में वो लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे। इस एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जाएगा और अलग अलग जिलों में विशेष आयोजन कर छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें स्थानीय विधायक, मंत्री व डीएम की देखरेख में इनका वितरण होगा। कुछ ऐसा ही अभियान विधानसभा चुनाव से पूर्व 2022 में 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने के लिए जिलों में चलाया गया था। टैबलेट और फोन की क्षमता होगी ज़्यादा। योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट निःशुल्क बांट चुकी है। ये योजना 5 साल तक चलनी है। स्मार्टफोन की बैटरी की क्षमता अब इस बार 4000 mAh और के बजाय आपकी कितनी हो जाएगी 5000 mAh होगी, जबकि टैबलेट की क्षमता 2 GB की बजाय अब 3 GB रैम वाले आपको मिलेंगे। योगी सरकार का लक्ष्य 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना है, जो कि जल्द ही पूरा होगा, है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैम मिलेगा किसको ये बता दीजिए। हमने कहा देखिए वैसे तो फाइनल ईयर वाले बच्चों को मिलता है, लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज में जानकारी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगर मिलना होगा तो आपके लिए एक फॉर्म वगैरह सेट फिल होगा तो वो कॉलेज की ही तरफ से फिल करवाया जाएगा, यानी कि जो आपका टैबलेट का वितरण होगा अभी तो वो कॉलेज के प्रोसेस के बगैर नहीं होगा, है ना। तो आप एक बार वहाँ पे संपर्क बनाए रखिएगा, उनसे जानकारी लेते रहिएगा
है ना। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास एक ऐसी भी डिवाइस हो ताकि आप उससे भी अच्छे से यूज़ कर सकें। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने आपके समक्ष रखी। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की सारी टीचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।